अग्रय आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है शरीरोपक्रम। शरीरोपक्रम का अर्थ होता है शरीर के संबंध में संपूर्ण विवरण। शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, निर्माण, वृद्धि और क्षय, इनके संबंध में सभी प्रकार का ज्ञान करना क्या हो जाता है, शरीरोपक्रम कहलाता है। जब शरीर में कोई व्याधि या विकृति उत्पन्न होती है, उसकी चिकित्सा करने के लिए मनुष्य के शरीर का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। यह शरीर का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले आपके सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट है शरीर की व्याख्या। शरीर क्या होता है, इसके लिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु गचु गते गर्भ संज्ञा भक्ति। इसका मतलब क्या हुआ, जो पुरुष का शुक्र है और स्त्री का शोणित है, इनका स्त्री के गर्भाशय में कुक्षी में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है, ठीक, तो जीवात्मा प्रवेश करती तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है और उसी गर्भ की संज्ञा दी गई है। तो ये वाला जो श्लोक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रट लेना है। चरक शारीर 4/5 का शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भक्ति। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार संसार में उपलब्ध सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं, है ना, सभी प्राणी पंचमहाभूत। अब ये वाला जो श्लोक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है वाइवा में, है ना। शुक्र शोणित गर्भाशस्त आत्म प्रकृति विकार समुचिते गर्भ इति उच्यते। क्या मतलब हुआ, जो शुक्र है, शोणित मतलब ओवम है, गर्भाशय में संयोग होने से उसमें आत्मा हो जाती है, ठीक है, आत्मा जाती जब उसको गर्भ कहते हैं। ते चेतना अवस्थितम वायु विभजते। अब 8 प्रकृतियाँ हो जाती, महंकार होता, पंचतन मात्रा, विकार, इन सब के संयोग से तब उसे क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। उसमें चेतना का वास होता है तो वह वायु होती है, उसे विभाजित करती है। ते एन पचते जल क्लिन्नते, जल क्या करता है, ते एन पचती। तेज का मतलब हुआ पित्त, है ना। जल का मतलब हुआ जो क्लेद है, क्लेद किसकी वजह से, आपा मतलब जल। पृथ्वी सन्हते, पृथ्वी का क्या काम हो गया, संहन करना मतलब कठोरता करना, घनता उत्पन्न करना। आकाश तत्व क्या करेगा, रिक्तता उत्पन्न करता, मतलब कि जितनी भी खाली जगह है वो सब आकाश की वजह से, मतलब वैक्यूम क्रिएट करना, ठीक। आकाश तत्व द्वारा रिक्तता निर्माण होती है। जो सबसे आखिरी है वो है षडंग शरीर के लिए बोला गया। तच्च षडंग शाखास्तु पंच मध्यम पंचम षष्टम शिरम इत्युच्यते, है ना। मध्य जो है पंचम है, 5 प्रकार के महाभूतों द्वारा गर्भ पर कार्य करने से जब उसे हाथ, पैर और जिह्वा, नाक, कर्ण, नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तभी उसे शरीर कहा जाता है। इसके षडंग शरीर की परिभाषा आती है, 1 नंबर में पूछा जाती है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। क्या क्या हुआ, तच्च षडंग शाखा चतुष्टे, 4 शाखाएं, मध्यम 5वीं चीज क्या हो गई, मध्य मार्ग हो गया, मध्यम शरीर हो गया, और 6वां क्या हो गया, सिर हो गया। चलिए, 4 शाखाएं, 5वां मध्य शरीर और 6वां सिर, इनको षडंग शरीर बोला। फिर यही चीज ये तो सुश्रुत हो गए, आचार्य सुश्रुत हो गए। इसके बाद आता है आचार्य चरक। आचार्य चरक बोलते हैं तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकारणम समुदायात्मकम सवयवहि। चेतना क्या हो गई, आत्मा का अधिष्ठान है, पंचमहाभूत रूपी विकारों का समुदाय है, शरीर कहलाती है। यह शरीर संयोगवाही होती है, अर्थात सप्त धातु, 3 दोष एवं मलों के समावस्था में रहने पर ही गति करता है ना। क्या मतलब हुआ इसका, ये वाला श्लोक भी कर लेना यार। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदाय कब संयोगवाही। चेतना का अधिष्ठान है, पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर है। यह शरीर संयोगवाही होती है, अर्थात ये सप्त धातु, 3 दोष, मलों और समावस्था में रहने पर ही गति करती है। फिर इसके बाद आया है आचार्य सुश्रुत ने बोला है दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। क्या होगा, दोष का और धातु और मल तीनों को मिलाकर क्या होता है, कारण ही शरीर होता है। तीनों दोष, सप्त धातु, 3 मल, ये प्रकृति अवस्था में शरीर का धारण करती है, इसलिए इन 13 तत्वों के समूह को शरीर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है सीरियते अनेनिति शरीरम, मतलब क्षीण अथवा नष्ट होने पर रहने के लिए कारण इसे शरीर कहते हैं। शरीर शब्द का अर्थ है टूटना, इसमें टूट फूट चलती रहती है ना। सीरियते अनेनिति शरीरम।
फिर सीरते हीनस्ति आत्मानाम, क्या है? सीरते हीनस्ति आत्मानाम, जो निरंतर गति करने के कारण अपने को नष्ट करता रहता है उसे शरीर कहते हैं। क्षीण होने पर विसंकलन होता है, विघटता होना है आदि सभी अर्थ शरीर की उपचय की प्रक्रिया, मतलब कि कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब कि टूटने की प्रक्रिया को बोला है। ठीक, ज्ञान करना है, इसलिए इसे शरीर कहते हैं। इसके बाद आया है काय, किसको बोलते हैं? यह शरीर का पर्याय है। ठीक है, चित एन इति काया, जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। ठीक, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। फिर देह क्या होता है? देह क्या होता है? देह बोला है यह शरीर का पर्याय है, देह भी शरीर का पर्याय है। इसे धारण हो उसे देह कहते हैं। धार्यतेन अनेनिति देहा। ठीक है, गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर की परिभाषा क्या ली हुई है, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लो कि मानस शरीर को चेतनावस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नि निरंतर गतिशील रहती हैं। ठीक, फिर ज्ञानाग्नि क्या है? शरीर के सभी शुभ अशुभ कर्म ज्ञानाग्नि द्वारा होते हैं। दर्शनाग्नि, ये दर्शन का कार्य करती है। आयुर्वेद में इसमें आलोचक कहा, आलोचक पित्त मैंने बताया था, जो अभी आपने जब अष्टांग की क्लास ली होगी जब मैंने बताया था। ठीक है, कोष्ठाग्नि शरीर में मुख द्वारा ग्रहण किए हुए सभी प्रकार के अन्न का करती है, जठराग्नि अथवा कोष्ठाग्नि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है शुक्र, आर्तव, जीवात्मा, अष्ट प्रकृति, 16 विकार, इन सबको संयोग से गर्भाशय में होते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। ये किसने बोला है? भाव प्रकाश के प्रथम खंड में। ठीक, एक बार बस रीड मारना है, ऐसी चीज़ें जो आपको मैंने पहले ही बताई थी वो हो गई। ये आपका हो गया शरीर की व्याख्या हो गई, कोष्ठाग्नि भी हो गई। चलिए, शारीर क्या है? शारीर क्या है? आप देखिए, शारीरम चित्यते सर्वदेवम मनुष्यम संपदा सर्वभावे यत् तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। क्या मतलब हुआ? समस्त शरीर का देव, शरीर चित्यते सर्वदेवम मनुष्यम संपदा सर्वभावे यत् तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। समस्त शरीर का देव अलौकिक और मानवीय साधनों द्वारा किया गया चिंतन और उसके सभी भावों को जहाँ पर व्यक्त किया जाता है उसे शरीर स्थान कहते हैं। ठीक, तो जो अपन शारीर स्थान पढ़ रहे हैं ये सब उसी में आ जाएगा। शारीर चित्ते सर्वदेव मनुष्य संपदा। ठीक है, सर्वभावे यथा तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। ठीक, इसको शारीर स्थान कहते हैं। इत्र जन्म मरण यत सम्यक उदाहतम शरीरस्य तत् स्थानम शरीरति उच्यते। ऐसे स्थान को जहाँ पर शरीर मानव के जन्म मरण दोनों की भली भांति वर्णन हो उसे शारीर स्थान कहते हैं। यह अष्टांग हृदय है ना, शारीर स्थान में 6 में बोला गया है। टल्हड़ क्या बोलते हैं? शरीर भावम अधिकृतम कृते अध्याय शारीरम। शरीर के सभी भावों को ग्रहण करने जो अध्याय या ग्रंथ लिखा जाए वह शरीर है। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ शरीर की व्याख्या। शारीरी व्याख्या, पंच महाभूत शारीरी समवाय पुरुषम इति कर्म पुरुषम चिकित्सा अधिकृतम। ठीक, तो शरीर का अर्थ है आत्मा, शरीर का अतिशय शारीर है। ठीक, यही क्या बोल रहा है? पंच महाभूत और आत्मा, इनका समुदाय ही पुरुष कहलाता है, इसे ही कर्म पुरुष कहते हैं। यही पुरुष चिकित्सा करने के लिए योग्य माना गया है। ठीक, इसके बाद आता है जीवात्मा क्या होती है और आत्मा के लक्षण गुण क्या है। जीवात्मा क्या है? चिकित्सा का अधिकरण पुरुष, कर्म पुरुष आदि शब्दों से जीवात्मा को जाना जाता है। देखो, चिकित्सा का अधिकरण पुरुष ये भी बोला है, कर्म पुरुष भी बोला है, जो कर्म करे है ना वो कर्म पुरुष हो जाएगा, जीवात्मा को जाना है। फिर इसके बाद देखो, ये अनादि है, ये कभी खत्म नहीं होता है ना, इसका अस्तित्व सदैव रहता है। उसे अव्यक्त, आत्मा, चित्रज्ञ, शाश्वत, विभु कहा गया है। किसको बोला है? जीवात्मा को। ये क्वेश्चन आता है। ठीक, जीवात्मा प्राणियों को जो जब तक शरीर में ये रहता है उतने ही काल तक यह प्राणी जीवित रहता है। जीवन का आधार होने के कारण इसे जीवात्मा कहते हैं। ठीक, जब ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो यह इसी मृत्यु कही जाती है। वस्तुतः यह मरता है न जन्म लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा के लक्षण आते हैं। प्राण अपाने निमेषाणाम जीवनम मनसो गति, इंद्रिय संचारणम प्राणाम धारणम, यत रटना नहीं है,
है ना। इसको समझना है कि प्राण अपान वायु से क्या होगा, उच्छ्वास निमेष। जो अपन ने प्राणापान की वायु की जो कर्म थे वो ये बोल रहे हैं, प्राण अपान निमेषानम जीवनम मनुष्यो गति। प्राण का अपान का वायु का जो उच्छ्वास और निश्वास मतलब रेस्पिरेशन है ना, एक्सपिरेशन। निमेष उन्मेष, आंखें बंद करना खोलना, पलकों को नीचे करना ऊपर करना, ठीक है। जीवन मन की गति, मन का इंद्रियों को छोड़कर दूसरी इंद्रियों में चले जाना। इंद्रियात्म संचारणम प्रणम धारणम चायत देशांतर गति स्वप्ने पंचतत्व ग्रहणम तथा दष्टस्य दक्षिणे अक्षणम शवेशनाम तथा। मन की इंद्रियों के अनिष्ट विषयों की ओर जाने को रोकना, देशांतर गमन करना, शरीर में पंचमहाभूतात्म का रह जाना या मृत्यु का होना, नेत्र से देखते हुए वस्तु का वाम नेत्र से देखने पर यह वही वस्तु है। देशांतर्गते स्वप्ने पंचग्रहणम दृष्टस्य दक्षिणे नाश्रम सेव्यानम गतनम, ठीक ये हो गया। फिर इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्नेस्त धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानाम परमात्मनम यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगानि तम जीवता न मृत्यु लिंगानाम तस्मादाहु महर्षिया, ठीक। इसके बाद आता है शरीर ज्ञान का प्रयोजन। शरीर ज्ञान की उपयोगिता क्या है। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। प्रयोजनम चाय से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम। चाय मुझे लगता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये सभी को याद होगा। क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, ये दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। मुझे ये लगता है कि ये चैप्टर सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। ई खलु आयुर्वेदम प्रयोजनम व्याधुपशिष्टानाम व्याधि परिमोक्षाणाम स्वास्थ्य रक्षणम च, ठीक। व्याधि होने पर शरीर की व्याधि से मुक्त करना तथा स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक। अभी तक के जिसमें भी है सारे का डाउट हो तो आप बताइएगा। फिर इसके बाद शरीर ज्ञान की उपयोगिता के संबंध में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। अब इनमें अपन को पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं ये कि विकृति के ज्ञान से पहले प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी प्राकृतिक वायु पढ़ाई। अब प्राकृतिक वायु पता होगी, पित्त पता होगा, कफ पता होगा, तो आपको इसका पता होगा कि इसीलिए हम अभी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी साथ में चला रहे हैं, जिससे कि आपको पता चलते रहे कि प्राकृतिक क्या है, विकृतिक क्या है ना। तो फिर इसके बाद आता है कि आयुर्वेद शारीर की गर्भ क्रांति, आपको रचना शारीर पता होना चाहिए, क्रिया शारीर पता होना है, तीनों का वर्णन किया गया है ना। चिकित्सा की दृष्टि से विषय ज्ञान पता होना चाहिए। फिर स्थूल शरीर ज्ञान से पहले सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होना चाहिए। मतलब आयुर्वेद शरीर में सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया है। सूक्ष्म शरीर का इसी से प्राप्त है, तो शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी अवयव की पंचभौतिक रचना के ज्ञान के लिए शरीर का आवश्यक है। किसी भी दोष धातु तथा अवयव की पंचभौतिक रचना का कराने के लिए भी शारीर विषय का ज्ञान अति आवश्यक है, ठीक है। फिर आता है शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्रिया एवं विपरीत क्रियाओं का ज्ञान होना भी चाहिए। मतलब कि अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो कैसा होता है, एबनॉर्मल काम कर रहा है तो कैसा होता है, ये सब ज्ञान भी होना चाहिए। अब नॉर्मल ही नहीं पता तो एबनॉर्मल कैसे पता होगा। किसी की हड्डी टूट गई, हमें नॉर्मल हड्डी नहीं पता, इसीलिए एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। तो आपको नॉर्मल ज्ञान भी होना चाहिए, एबनॉर्मल ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद आता है शरीर के अंग प्रत्यंगों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान आवश्यक है। शरीर की किसी प्रकार की व्याधि या विकृति उत्पन्न होने पर यह जानना आवश्यक है कि विकृति किस स्थान पर उत्पन्न हुई, ठीक। अब फिर विधि वैदिक में, इसके बाद आता विधि वैदिक। विधि वैदिक का मतलब क्या है। विधि वैदिक का है कि मतलब एमएलसी जो बनती है ना, जूरिस्प्रूडेंस। किसी ने मार दिया, कुछ हो गया तो फिर एमएलसी बनती है। एमएलसी में भी ज़रूरत पड़ती है कि कितना डीप अंदर गया है, कितना मारा है, तो कितना घाव है, कितने मीटर का है, कितने अंदर तक का है, तो ये सब आ जाएगी क्या में, विधि वैदिक में। अब इसके बाद सर्जरी में भी बहुत ज़रूरत है। कैसे, जब अंग प्रत्यंग अपन को पता होना चाहिए कि हड्डी कितनी दूर है, नर्व कौन सी निकली है, इसमें मसल्स कौन सी है, तो जभी तो आप काट पाओगे, सर्जरी जभी तो कर पाओगे। फिर इसके बाद शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग की परीक्षा के लिए शरीर का ज्ञान आवश्यक है ना। जब आप किसी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी नर्व है, कहाँ पर कौन सी बोन है, ये सब इसमें आएगा। फिर आ जाएगा षडंग शरीर। मैंने अभी बताया था 6 चीज़ क्या क्या है। शाखास चतस्तु,
चारों शाखाएं, मध्यम पंचम षष्ठम इति, है ना, दो बाहु दो शक्तिनी शिरोग्रीवम अंतरादि इति षडंगम। ठीक, आप ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये दिखा रहा है, देखिए। चलिए इसमें क्या बता रहा है, देखो ये बोल रहा है नेक के नीचे वाले को चेस्ट कहते हैं, इसको थोरैक्स कहते हैं, है ना। नेक के नीचे चेस्ट है, इसको थोरैक्स कहते हैं। थोरैक्स बोनी केज होती है जो ढका हुआ रहता है, इसके अंदर हार्ट रहता है, लंग्स रहता है, ये थोरैक्स कहलाता है। थोरैक्स के नीचे एब्डोमन कहलाता है। एब्डोमन के में अनेक ऑर्गन है। एब्डोमन के भी दो भाग होते हैं, अपर एब्डोमन जो कि हिप बोन के ऊपर का भाग है, और लोअर एब्डोमन मतलब कि हिप बोन के नीचे का भाग है, जिसे हम पेल्विक भी कहते हैं। फिर इसके बाद थोरैक्स से एब्डोमन दोनों मिलाकर ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक के ऊपर का लोअर एब्डोमन, लोअर लिम्ब अटैच रहते हैं, इनके ऊपर और लोअर एक्सट्रीमिटी भी कहते हैं। ब्रेकियल, रेडियल, एंटीब्रेकियम, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, रिस्ट पाम एंड डिजिट। चलिए रचना सारी, अब इसमें आ जाइए। देखिए ये बाकी सब तो ठीक है। रचना शारीर, रचना शारीर का मतलब क्या है, रचनात् प्रतीकम शारीरम, रचना शारीरम। ये वैसे कहीं अपने संहिता का श्लोक नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको भी आप एक बार देख लेना, एक नंबर में पूछ सकता है। फिर इसके बाद आता है क्रिया शारीर क्या है, क्रिया प्रतिपादिकम शारीरम, शारीरम क्रिया शारीरम। ठीक है, जो फंक्शनिंग बताया वो क्रिया शारीर है। अब जो आता है सर्वभूत चिंता शारीर क्या होता है ना। अब देखिए सुश्रुत संहिता शारीर विषय ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान के 10 अध्याय में व्यक्त किया गया है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अपन एक बार सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं सुश्रुत के भी चैप्टर एक एक करके बताते जाऊँगा, जैसे 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 टाइम मिलता जाएगा। पहले एक बार हिंदी वाला पोर्शन, अपन जो आयुर्वेद पोर्शन है चरक अपन रचना शारीर का, वो पहले कर लेते हैं। फिर मैं एक बार आपको रचना शारीर की जगह पे एक बार सुश्रुत शारीर जरूर बताऊंगा, जब अपन बीच में मॉडर्न चालू करेंगे और आयुर्वेद के बीच में। तो चाहो तो मैं चाहूँ तो अपन रचना शारीर को सुश्रुत शारीर से भी पढ़ सकते हैं, है ना। वो पढ़ लिया तो पूरी की पूरी रचना शारीर हिंदी वाली आपकी कवर हो जाती है। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे अपन वैसा कर सकते हैं, है ना। मर्म अपन वहीं से पढ़ सकते हैं। यहाँ की जगह पे मैं आपको सुश्रुत शारीर की बुक, इस बुक की जगह पे सुश्रुत शारीर पढ़ा दूँगा। ठीक, जो सुश्रुत संहिता आती है उसका सबसे पहला चैप्टर है सर्वभूत चिंता शारीर, ये पता होना चाहिए। शुक्र शोणित शुद्धि शारीर है, सेकंड चैप्टर है। थर्ड जो है गर्भक्रांति शारीर है, ये गर्भक्रांति दोनों में है, चरक में भी है, आचार सुश्रुत में भी है, आचार चरक में भी है ना, दोनों की संहिताओं में। गर्भ व्याकरण, प्रत्येक मर्म निर्देश, मर्म का चैप्टर है इनके में। सिरा वर्णन है, सिरा वेद विधि है, धमनी व्याकरण है, गर्भणी व्याकरण। अब ये सब आपके सिलेबस में भी है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी है। सर्वभूत चिंता शारीर का इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति बताई है ना। शुक्र शोणित, ये जब पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। इस अध्याय में जीव उत्पत्ति सिद्धांतों के प्रतिपादन किया है। गर्भ क्रांति में, गर्भ के क्रांति में जो अपन पढ़ते हैं मंथ वाइज डेवलपमेंट वगैरह, मासानुमासिक वृद्धि वगैरह। गर्भ व्याकरण शरीर में, इसमें व्याकरण विस्तार है कि इस अध्याय में गर्भ के अंगों का विस्तार बताया है कि कितने अंग होता है, क्या होता है। शरीर व्याख्या व्याकरण में संख्या का विस्तार बताया है। ठीक, फिर इसके प्रत्येक मर्म में मर्म बताया हुआ, मर्म शल्यम विशदम हंति। ठीक है, फिर सिरावेद विधि में सिराओं की वर्णन भी किया और रक्तमोक्षण का भी बताया है। धमनी व्याकरण में श्रोतसों की बताया है ना। गर्भणी व्याकरण में गर्भणी कैसे, स्तन दोष, स्तन शुक्र, श्रुति का गार, श्रुति का परिचय, ये थर्ड ईयर का सब पोर्शन है, वो पूरा बताया हुआ, मतलब कि पूरा गायनिक भी बता दिया इनने, है ना इसमें। फिर इसके बाद आता है आचार चरक। आचार चरक के शारीर स्थान में क्या क्या है, कतिदा पुरुष है, अतुल्य गोत्री शरीर, खुड्डिका गर्भ क्रांति। देखो महती गर्भ क्रांति शरीर, वहाँ पे भी था गर्भक्रांति शरीर था, यहाँ पे दो अलग अलग, खुड्डिका गर्भ क्रांति शरीर, महती गर्भ क्रांति। पुरुष विचय शरीर, शरीर विचय शरीर, शरीर संख्या शरीर, जाति सूत्रीय शरीर। ठीक,
फिर आचार्य भागवत जी ने क्या बोले, 12 अध्याय बोले हैं, ये याद रखना है। पुत्रकामी शरीर, गर्भक्रांति, जब तीनों में आ गया गर्भक्रांति तो गर्भोपचरणी शरीर, गर्भोव्यापत शरीर, अंग विभाग शरीर, सिरा विभाग शरीर, मर्म से विभाग शरीर, प्रकृति भेदी शरीर, विकृतांग विज्ञानी शरीर, विकृत विज्ञानी शरीर, विकृत व्याधि विज्ञानी शरीर, दूतादि विज्ञानी शरीर। ठीक। अष्टांग हृदय क्या बोल रहे हैं, अष्टांग हृदय बोल रहे हैं गर्भक्रांति शरीर, गर्भ व्यापक शरीर, अंग विभाग शरीर, मर्म विभाग शरीर, विकृति विज्ञान शरीर। ये क्वेश्चन आता है कि विकृति विज्ञान किसने बोला है, आपको सेकंड ईयर में विकृति विज्ञान है जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजी, है ना, वो ये जो चैप्टर है ना यहीं से लिया हुआ है वो नाम विकृति विज्ञान। ठीक है। दूतादि विज्ञान, दूतादि विज्ञान का मतलब है कि किसी किसी को ऐसे दूत कब अनहोनी होने वाली, इसका संकेत इसमें दिए हुए हैं, बताए गए हैं कि ऐसा संकेत हो रहा है तो मतलब ये होने वाला है ना। काश्यप संहिता में भी 4 बताए हैं, आसमानी गोत्री शरीर, शारीर विचय शरीर, गर्भक्रांति शरीर, जाति सूत्र। गर्भक्रांति लगभग शरीर में, शारीर स्थान में सभी में दिया है। अब व्याकरण शारीर में ऐसा बोला है कि अस्थि शारीर क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, संधि शारीर ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, है ना। स्नायु शारीर में सिंडेस्मोलॉजी, पेशी शारीर मायोलॉजी, स्रोतो शारीर ट्रैकोलॉजी, ट्रैक को ही बोलते हैं ना स्रोतस्थो, कोष्टांग शारीर स्प्लेनोलॉजी, है ना। उत्तमांग शारीर न्यूरोलॉजी, सेंसरी ऑर्गन, मर्म शारीर सर्जिकल एप्लाइड एनाटमी, अंगुली प्रमाण शारीर समेटोमेट्री, अंजलि प्रमाण शारीरम वॉल्यूमेट्री, दोष धातु मल शरीरम फिजियोलॉजी और फंक्शनिंग एनाटमी, विकृति विज्ञान मॉर्बिड एनाटमी, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। आयुर्वेद और आधुनिक मतों का समन्वय कहाँ पर हो, सर्वधूप चिंताधारी हिस्टोलॉजी, गर्भक्रांति व्याकरण एम्ब्रोलॉजी, शरीर संख्या व्याकरण एनाटमी ऑफ द बॉडी हिस्टोलॉजी। ठीक। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके में आता है तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपने को, अच्छे से पढ़ना है मतलब अच्छे से पढ़ना है। ये 5 नंबर 10 नंबर दोनों में क्वेश्चन आता है। क्या है, सब संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ अ डेड बॉडी, मृत संशोधन का मृत शरीर विच्छेदन, डिसेक्शन और प्रैक्टिकल एनाटमी, शरीर के अंग प्रत्यंग विभाग, संख्या शरीर, व्याकरण शरीर आदि के लिए एक और जहाँ शस्त्र ज्ञान थ्योरेटिकल नॉलेज आवश्यक है, वही दूसरी और प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास के लिए शरीर ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज भी उपयोगी है। ठीक। तो विशेष तौर पर शल्य शास्त्र सर्जन तो ये बहुत ही उपयोगी है, ये सब आप पढ़ लेना। मैं इसका मेन चीज़ पे आता हूँ कि सब संरक्षण सबसे पहले शरीर में ही बताया गया है। सबका संरक्षण सविच्छेदन कहते हैं उसको, है ना, कर्म से पूर्व ही करना आवश्यक होता है ना। पहले संरक्षण करो, पहले रखो। प्राचीन काल में सब संरक्षण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें सिद्ध हो जाता है कि भारत में ही नहीं अपितु मिस्र आदि अनेक देशों में सब संरक्षण विधि के समान प्रचलित थी। तो इसमें जो लिखना है वो मैं बताते जाता हूँ, आप लोग लिखते जाइए कि मृत शरीर को भारत में आने तक तेल द्रोणी में सुरक्षित रखा जाता था, जैसे कि जैसे राम भगवान के पिताजी को रखा गया था जब तक कि वो लौट के नहीं आए थे, है ना। और अनेक राजा उच्च अधिकारी सुरक्षित रखने के लिए औषधियों के लेप में, जैसे अपने मिस्र में देखा होगा, है ना, इजिप्ट में ममीज़ जो होती हैं संरक्षित किया जाता है, उस स्थान में सबों को सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें पिरामिड कहा जाता है ना, इजिप्ट वाला। फिर इसके बाद संरक्षण सविच्छेदन की पद्धति क्या है ना। सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान 5/61 में शरीर अंग प्रत्यंगों को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के लिए सब संरक्षित करना, उसके बाद सविच्छेदन का विधान बताया है। अब देखो, तस्मात् समस्त गात्राणाम विशोपहम दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्षम शातितम निश्रितं पुरुषम वृत्तिमानम गया निरिद्धम पंचस्थानम मुंचबलकलम, है ना। क्या बोल रहा है, सत्ता अंग प्रत्यंग का प्रत्यंग प्राप्त करने के लिए जिससे शरीर का संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो, उसकी मृत्यु, सबसे पहले क्या है उसकी कंडीशन, संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो जिसकी मृत्यु विष से ना हुई हो, जो दीर्घकालीन हो, व्याधि से पीड़ित ना हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम होना चाहिए, 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो, शरीर पर लगा हुआ अंतर्गत मल साफ किया गया हो, ऐसे मृत शरीर को तेज़ी से ना बहने वाली नदी, सबसे पहले क्या है, क्या करना है, जो बहुत तेज़ बह नहीं रही हो, जैसे गंगा जी बहुत तेज़ बहती है ना, ऐसी बहने वाली नहीं नदी, जो बहुत नॉर्मल बह रही हो, बहने वाली नदी ना हो, उसको पिंजरे में बांधो पहले, ठीक है। फिर मुंज वृक्षों की छाल लो, बलकल का पेड़ का छिलका लो, है ना, बलकल, मुंज बलकल, देखो क्या क्या लिखा है,
देखो ये लिखा हुआ मुंज बलकल कुश सणादीनाम मन्यन वेष्ठानम अंग प्रत्यंग काशे देश कोथैनम। ठीक है, कुश सन इनमें से किसी एक वस्तु को अंग प्रत्यंगों को लपेटकर अप्रकट स्थानों पर अंधेरे में सड़ाएं। सबसे पहले क्या करना है, अंग प्रत्यंगों को लपेटकर, किससे, कुश से और सन से। फिर उसको सड़ाना नहीं है ना, अंधेरे में सड़ा दो। फिर 7 दिन बाद भली बातें सड़े हुए उस मृत शरीर को नदी से बाहर निकालना है। फिर नदी से बाहर निकालना है ना, पिंजरे तथा मुंजारे आवरण को हटा दो। खस बल वेणु बलकल इनमें से किसी एक से तैयार हुई कूंची मतलब ऐसे खरोंचने के लिए, कूंची से धीरे धीरे खुरचते हुए घिसते हुए पूर्वोक्त उस त्वचाओं को बाहरी एवं अभ्यंतर अंग प्रत्यंगों को आंखों से देखें। ठीक, न साक्ष्यश्चक्षुष्य दृष्टानाम देहे सूक्ष्मस्ततो विभु दृश्यते ज्ञान चक्षुविस्त चिरवेचा। ठीक, इतना करने पर भी आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शरीर में जो सूक्ष्म रचनाएं हैं उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसे सूक्ष्म रचनाओं का ज्ञान गुरु या आचार्य द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए, है ना। ज्ञान चक्षु, है ना, देखना चाहिए, से देखना चाहिए, जो कि अब माइक्रोस्कोप आ गया, मैग्नीफिकेशन लेंस आ गए, इन सबसे पूर्व में शरीर की परीक्षा सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, है ना। क्या थी, सबसे पहले क्या करना, अंग प्रत्यंग देखो उसके पूरे। मृत्यु कैसी होनी चाहिए, दीर्घकालीन वाली नहीं होना चाहिए, बहुत पुरानी व्याधि है उससे तो नहीं मरा, जिसकी मृत्यु विष से ना हुई हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम ना हो, यही सब। फिर उसके बाद संरक्षण विधि में प्रिपरेशन क्या करनी है, ये ऐसे ही लिखना है अपने को। सबसे पहले उसके परीक्षा करनी है, परीक्षा के बाद संरक्षण विधि, है ना। संरक्षण विधि में अपने को मृत शरीर को मुंज में, छाल में, इन सब में भली भांति लपेटना है, पिंजरे में रखकर तेज न बहने वाली नदी में डुबाते हुए देखना है ना। सविच्छेदन डिसेक्शन कैसे करना है, उसको भली भांति सबको नदी से बाहर निकालना है, कितने दिन बाद, 7 दिन बाद। और उसको कैसे, थोड़ी धूप ना लगे, ऐसे थोड़ा सा जिसमें धूप ना लगी हो और अंधेरा हो, वैसे रखना है ना। अथवा बालों की कूची से त्वचा आदि बाहरी अभ्यंतर अंग प्रत्यंग प्रत्यक्ष करना चाहिए, मतलब इनने बाहर के लिए बोला, अंदर के लिए नहीं बोला, है ना। अकर्तन सविच्छेदन ब्लाइंड डिसेक्शन के नाम से जाना जाता है, उसको करा है इनने। ठीक, सूक्ष्म रचनाओं के लिए इनने बोला कि वो अपन नहीं देखो, लेकिन अब तो होने लगे, अब तो माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं मॉडर्न में क्या करते हैं। देखो ये सब तो ठीक है, अब अपन यहाँ आते हैं, फिर देखो इसमें क्या लिखा है कि संरक्षण, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके मृत शरीर के संरक्षण रंजन की व्यवस्था की आविष्कार हुआ। आज सब संरक्षण के लिए हमें किसी नदी तलाश नहीं करनी पड़ती, विज्ञान की प्रगति के कारण हम मृत शरीर प्राप्त करते सविच्छेदन गृह में सूचीवेद द्वारा उसमें संरक्षण द्रव्य भर देते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले संरक्षण द्रव्य भर देते हैं, शरीर सड़ नहीं सकता है, जिससे कि शरीर सड़ता नहीं है, सबकी विभिन्न अंतराएँ नष्ट नहीं होती हैं। रंजक स्टैनिंग द्रव्य भी शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, जिससे कि धमनी सिरा रचनाओं अन्य रचनाओं को सुलभता से सविच्छेदन कर सकते हैं। क्या होता है कि जैसे ही मरता है ना आदमी, तो वो पानी बनने लगता है, खून जो है पानी में कन्वर्ट होने लगता है, और वो जो RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो पूरी डायलेट होने लगती है, तो इसलिए इसको दिया जाता है ना, जिससे कि वो तो हो ही जाता है खराब, लेकिन ये रहे कि वो फूल ही रहे, पता चले कहाँ पे क्या है। संरक्षण से पूर्व क्या, लगभग सबसे पहले मृत शरीर को ग्रहण करके संरक्षित कर लिया जाता है। शीतकाल में मृत्यु होने पर सम से लगभग 30 घंटे तक सब में दूषित परिवर्तन नहीं होते हैं। देखो ये कब बोला, ठंड में। ग्रीष्म काल में मृत्यु ही सबके बाहर बर्फ़ लगा देनी चाहिए, सब पूरे में 24 घंटे तक सब में दूषित परिवर्तन नहीं होते। वहाँ पर 30 घंटे बोल रहा है, यहाँ पर 24 घंटे बोल रहा है, 6 घंटे का फर्क आ रहा है। फिर जिस समय पूर्ण अंग प्रत्यंग हो, ऐसे को लेना है, फटे ना हों, जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधियों से ना हुई हो, मृत शरीर किसी संक्रामक रोग से ना मरा हो, जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से ना हुई हो, पोस्टमार्टम की हुई बॉडी ना हो, जिसकी आयु लगभग 55 से 60 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक, डिसेक्शन के लिए पोस्टमार्टम वाली बॉडी नहीं लेते हैं, है ना। 1900 वर्ष बोला है आचार्य सुश्रुत ने, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं 55 से 60 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको रटा होना चाहिए कि कार्बोलिक एसिड फिनॉल कितना होना चाहिए, 1 लीटर। फॉर्मेलिन कितना डालना है प्रिजर्वेटिव फ्लूइड में, 4 लीटर। ग्लिसरीन कितना डालना है, 2 लीटर। स्प्रिट कितना डालना है, 3 लीटर। फिर टर्पेंटॉयल ऑयल कितना, 300। वाटर कितना, 3। तो याद रख लो, कैसे याद रख सकते हो, या तो
ऐसे याद रख लो कि 3 3 कहाँ पे आया है, तो है ना, 2 जगह पे 3 जगह पे 3 आया है स्पिरिट में, टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर। तो टर्पेंटाइन ऑयल है तो ऑयल तो कम लेंगे। फिर उसके बाद आता है स्पिरिट, तो 3 लीटर और वाटर 3 लीटर, है ना। ग्लिसरीन 2 लीटर और 1 2 का 4 कर लो इसको, CgF 1 2 का 4 CgF, कार्बोलिक 1, फॉर्मलिन ग्लिसरीन 2 और फॉर्मेलिन 4, तो 1 2 का 4। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस में लिख लो तो तुमको याद रहेगा, है ना। फिर इसके बाद रेड लेट कितना लेते हैं, 200 mg, ये स्टैंडिंग फ्लूइड है ना। वाटर कितना लेते हैं, 2 लीटर। इन सभी को मिलाकर संरक्षण द्रव तैयार करते हैं। अब आता है विधि। सबसे मृत शरीर को शवच्छेदन, डिसेक्शन हॉल में शवच्छेदन मेज पर लेटा दो, उत्तान करके सुपाइन पोजीशन में लेटाकर। अब देखो, अगर पिछली क्लास नहीं ली होगी तो आपको सुपाइन पोजीशन, है ना, ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप सबसे पहले, अगर ऐसा है पहली पुरानी क्लास नहीं ली है तो पहले पुरानी क्लास लो, फिर ये वाली क्लास लेना, जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगी और आगे की बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ट्यूबरकल क्या होता है, लिगामेंट क्या होते हैं, है ना। तो चलो, शवच्छेदन पर उत्तान सुपाइन में लेटाकर उसे दक्षिण या वाम भाग में सुपीरियर इलियक स्पाइन और पुबिलिक ट्यूबरकल के बीच में इंगुइनल लिगामेंट होता है, उसमें 4 सेंटीमीटर नीचे इंसिजन लगाते हैं और वहाँ फीमोरल शीथ मिलती है, जिसके अंदर लेटरल साइड में देखो क्या करना है, इंगुइनल लिगामेंट प्यूबिक ट्यूबरकल के बिलो नीचे 4 सेंटीमीटर कट लगाना है। फिर उसमें फीमोरल शीथ मिलेगी, फीमोरल शीथ के नीचे लेटरल साइड फीमोरल आर्टरी मिलेगी, फीमोरल आर्टरी के बाद मीडियल साइड में फीमोरल वेन मिलेगी। फीमोरल आर्टरी के द्वारा हम प्रिजर्वेटिव फ्लूइड में पहुंचाकर डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन करते हैं। लेफ्ट कॉमन और कार्टराइड आर्टरी डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, ठीक। ऐसे लगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। इससे अब संरक्षण करते समय सावधानियां क्या लिखनी है, तो नाक, कान एवं गुदा आदि के मार्गों में रुई भर दो ताकि वे बाहर ना निकले, ना द्रव बाहर निकले। फीमोरल आर्टरी में कैनुला की डायरेक्शन ऊपर की ओर होना चाहिए, है ना। जब लगभग 1 लीटर प्रिजर्वेटिव फ्लूइड शेष रहे तब कैनुला की डायरेक्शन नीचे की तरफ देना चाहिए। अपन ने टोटल कितना लिया, 2 लीटर पानी लिया, है ना। फिर द्रव संरक्षण पहचान, जब फॉर्मेलिन की स्मेल सबकी नासिका, नोज और कानों में आने लगे, है ना, आपको आने लगे, वहाँ से निकलने लगे। ललाट, फोरहेड की उंगलियों के आंतरिक पर्वों में अग्रभाग, हेड ऑफ डिस्टल फैलेंजेस में आल पिन से भेदन करने पर द्रव रिसने लगे, फोरहेड में और उंगलियों के अंतिम पर्वों में, ठीक। द्रव संरक्षण की पहचान हो गई, कैसे, ये, ठीक। फिर रंजक स्टैनिंग कैसे लेना, रेड लेड 200 mg, वाटर 2 लीटर, 7 दिन बाद धमनी संस्थान में संरक्षित करना चाहिए। कितने दिन बाद, 7 दिन बाद। कहाँ पर करना चाहिए, धमनी संस्थान को विरंजित करना चाहिए। डिसेक्शन, संरक्षण एवं रंजक प्रिजर्वेटिव स्टैनिंग के पूर्व ही हो जाने के बाद शवच्छेदन कक्ष में शवच्छेदन का कार्य प्रारंभ करना चाहिए, संरक्षण और रंजन के बाद। मृत शोधन का महत्व क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है डिसेक्शन की, शारीरिक अवयवों की गणना हेतु। जब आप सर्जरी की पीजी करोगे तो फिर वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, या किसी भी चीज़ को जब आप आँखों से देख लोगे तो आपको जब पेशेंट आएगा बोलेगा कि मेरे को स्टोमक में पेन हो रहा, तो आप कहोगे कहाँ स्टोमक में, कहाँ, ये बहुत बड़ा पेट है, इसमें ये, जब आप खोल के देख लोगे तो फिर समझ में आने लगेगा, है ना। अवयवों का अवस्थान परिवर्तन और पोजीशन पता चल जाएगी, कहाँ पर किडनी है, कहाँ पर स्टोमक है, कहाँ पर लिवर है। चिकित्सा एवं शल्यकर्म में सफलता प्राप्त होती है, ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही होगा। व्यवहार आयुर्वेद विधि वेदिक का ज्ञान होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब MLC बनाओगे तो जब भी जब ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जब आप पोस्टमार्टम करते हो तो डिसेक्शन ही तो करते हो एक हिसाब से। सिद्धांतिक ज्ञान के लिए क्रियात्मक ज्ञान हेतु शरीर की मौलिक संरचना का समान परिचय। देखो, आचार्य चरक ने शरीर में 6 अंग और 56 प्रत्यंग बताए। शिशु शरीर में मानव में 6 अंग और बहुत से प्रत्यंग, मतलब अनेक प्रत्यंग बताए। षडंग शरीर अपन ने पहले पढ़ लिया, तच्च षडंग शरीर, मध्यम पंचम षड, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया है, जिसमें आपके सिलेबस का भी था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंटल एनाटॉमी, उसके बाद अपन पढ़ेंगे, ठीक बच्चों।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने चैनल को अग्रय आयुर्वेद कोचिंग को, और हमें इसी के साथ यही हमारा प्रोत्साहन है। आप लोग हमें प्रोत्साहित करें तो हम आगे बढ़ते चलेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा तो कदम बढ़ते चलेंगे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।